हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि AGTA एस्पिरेंट्स अभी क्या करें, यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद अभी उनको क्या करना चाहिए। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे छात्रों के अच्छे मार्क्स जा रहे होंगे और कुछ के मार्क्स ठीक नहीं होंगे, काफ़ी परेशान होंगे, मन में हताशा होगी, निराशा होगी, काफ़ी सारी चीज़ें मन में चल रही होंगी और काफ़ी सारे लोग आपको गुमराह कर रहे होंगे कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस पे भी बात करेंगे। सब लोगों की, मुझे लगता है कुछ लोगों की तो सब एग्ज़ाम होने की मुश्किल से 10 मिनट बाद ही कट ऑफ आने के रुझान शुरू हो गए थे। तो हम बात करेंगे क्या वो एग्जैक्ट कट ऑफ रहने वाली है जो आपके काफ़ी हेल्प करने वाली है, आपको चूज़ करने में हेल्प करेगी कि अभी हम क्या करें, क्या हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अगर हमारे इतने मार्क्स हैं, ठीक है। और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं AGTA के अलावा भी, एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबों के लिए अभी क्या बेहतर होगा, हम इन सबों पर बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं आज का हम पहली स्लाइड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट कि इसी चैनल पर एक सीरीज़ चलाई जा रही है, दैट इज़ 10,000 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ PYQ, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की। उन सबों में आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में आप मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन कुछ रहेंगे, अगर क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं मिलेंगे आपको तो एक चीज़ आप और समझ लें कि आपके टॉपिक रिपीट होते हैं। कि अगर आपका टॉपिक पकड़ा गया कि व्हीट की डिजीज़, ठीक है, तो ये बिल्कुल रिपीट होगा। हो सकता है आपसे यहाँ पे रस्ट के बारे में ना पूछे तो आपके उसके जो दूसरी वजह जैसे करनाल बंट है तो उसके बारे में पूछ लेगा, या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो टॉपिक रिपीट होते हैं और इस अप्रोच को ही हम फोकस करके हमने जो भी वीडियो में लेके आता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक, जो भी टॉपिक आने वाला है रेलिवेंट है, उसको हम अच्छे से समझ लें या फिर उस टॉपिक के हम धागे खोल दें, ठीक है। देखते हैं आज की पहली स्लाइड, जिसमें आपसे वही पूछ रहा है या बता रहा है क्या बात हो रही है। इसमें बात होने वाली है कि भाई जो अभी अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे थे अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए अभी सबसे बेहतर यही है कि आपने अभी AGTA का जो पढ़ रखा है, सेम सिलेबस है, तो आप बस बिना समय गंवाए आप शुगर केन सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन में लग जाएं, ठीक है, क्योंकि इसकी आपकी जो डेट है वो शेड्यूल हो चुकी है। सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए यही होगा, बिना समय गंवाए हुए, ठीक है, आप उस पर काम करें, ठीक है। उस पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू AGTA, उसमें आपका जो कॉम्पिटिशन है वो भी कम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं CCC की वजह से भी छट गए हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एलिजिबिलिटी यानी कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की वजह से भी छट गए हैं। तो आपके लिए बेहतर यही होगा इस समय कि आप इसकी तैयारी में लग जाएं। सिलेबस सेम है, आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप बस उसकी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या और आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि भाई अभी आने वाले टाइम पे एक ABS का भी नोटिफिकेशन आने वाला है ना, इसकी भी बातें हो चुकी हैं कि भाई ये आपका जो TGT है ये आने वाला है और उसी कुछ टाइम बाद PGT आने वाला है। तो ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर आप ग्रेड पे वाइज बात करें, अगर आप इसमें, तो क्या होने वाला भाई, इसका जो ग्रेड पे है ये सब कितनी, ये सब 4800 ग्रेड पे की जॉबें हैं। और जो आपकी AGTA अगर शुगर केन की आप बात करें वो है आपकी 2400 ग्रेड पे की। तो आपकी जो सैलरी है लगभग जस्ट डबल होने वाली है, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छी आने वाली हैं। और अगर आप TGT या PGT की तैयारी करने वाले हैं तो इसमें चांसेस आपके लिए बेहतर क्यों होने वाला है, उसका एक और रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं उसके लिए क्या मांगा है भाई, MSc होगा और आपके साथ B.Ed होना चाहिए क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गई PGT की होने वाली है ये एलिजिबिलिटी, और B.Ed की या TGT की आप एलिजिबिलिटी डाल रहे हैं BSc प्लस B.Ed। तो अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आप एग्रीकल्चर सेक्शन को अगर आप अच्छे से समझते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को, तो बहुत कम बच्चे रहते हैं जो B.Ed करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो B.Ed करते हैं, एक बात। दूसरी बात, फिर वो जो बच्चे B.Ed करते हैं वो बच्चे लगभग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं MSc में एडमिशन हुआ नहीं होता है अच्छे इंस्टीट्यूटों में, ठीक है। या फिर वो बच्चे जिनका कहीं ना कहीं PhD में एडमिशन नहीं होता, तो भाई भी क्या करते हैं, MSc के बाद B.Ed कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे एक बात आप कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये बात है कि इसमें जो कंपटीशन है या कंपटीशन होने वाला है इन दोनों एग्जामों में, वो क्या होने वाला है, वो बहुत कम होने वाला है, ठीक है। जो कंपटीशन का लेवल होगा दैट वाज मतलब वो काफ़ी कम रहने वाला एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम, क्योंकि यहाँ तो एक तो एलिजिबिलिटी से अच्छे स्टूडेंट बाहर हो जाने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें एग्रीकल्चर। और एक बात इसकी अगर बात करें, इन दोनों एग्जामों की अगर आप बात करें, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि इन एग्जामों का अगर आप उठा के देखेंगे, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने देखा भी होगा या जिन्होंने दे रखा है, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके ऐसे रहते हैं, बेहद सिंपल एक तो होते हैं पहली चीज़, दूसरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहते हैं, या फिर कुछ यूं कह लें कि आपके यहाँ पर टॉपिक जो है वो 100% रिपीट होते हैं। यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे जो आप क्वेश्चन देख के वहाँ पर सरप्राइज हो जाए, अरे ये क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो स्पेशली अगर जो बच्चे टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो करने वाले हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो मैं सीरीज चला रहा हूँ PYQ, उसको आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ देखें और थोड़ा गंभीरता से देखें, और उसके अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, सिर्फ देखें ही ना, प्रॉपर एक उसके नोट्स बना लें जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, आप यकीन मारें। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड। एक तो ये भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिनके पास बीएड है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बाद, तो ये भी उनके दिमाग में चलना चाहिए, तो समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं भाई। हाँ, एक ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम पे, यानी कि इसके भी नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं, लोग ऐसे चर्चाएं कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपका जो STA है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, ये जो है आपका, इसके भी वैकेंसी आने की बात हो रही है। जो आपका DHO है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल है, STA वाला, DHO या ADO, इन सबों की भी वैकेंसी आने की संभावना। हो सकता है ज़्यादा पद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है आपको, जरिया तो मिल रहा है कि आप पढ़ें, आपको एक बढ़िया जॉब करने का एक नज़रिया तो मिल रहा है। समझ में आया? ये भी आने वाला। ADO की बात कर लें, जैसे भाई जो बच्चे जिनका सपोज AGTA में हो जाएगा, अब अगर आपका AGTA में हो जाता है 2026 में, ठीक है, तो आपको लगभग हो सकता है 5 से 6 साल लगेंगे, या फिर और ज़्यादा लग सकते हैं, 10 साल लगभग लगे। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, जिन लोगों का 2016 वाले वैकेंसी में हुआ था, उन लोगों का अभी तक, या कुछ में से कुछ बच्चे जो मेरिट के बेसिस पे बढ़िया थे, उसमें से कुछ उनका प्रमोशन क्या हुआ, तब वो ADO बन पाए लगभग 10 सालों में उनके प्रमोशन के बाद। ठीक है, तो अगर जो बच्चे जिनका AGTA में हो गया है, तो उनके लिए बेहतर होगा कि अगर अपने आप को जो 10 साल है उनको आप बचा लें प्लीज़। तो वो कैसे बचेंगे कि आप जो ये ADO की वैकेंसी आने वाली है, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करें। और वो कैसे क्लियर होगा? जब आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो बिल्कुल भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना जिनका हो गया है, या जिनको ऐसा लग रहा है कि जिनका हो जाएगा, तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, समय बर्बाद नहीं करना है। आपको प्रिपरेशन का या जो आपका रिदम है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, ताकि आपसे ADO का एग्जाम निकल जाए। ठीक है, जब आपका इस स्तर की पढ़ाई हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका STA का भी निकल जाएगा। लेकिन STA का जो एग्ज़ाम है उसके थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा अलग रहने वाला है। ठीक है, उसका क्या पैटर्न है भाई? एक प्रीलिम्स रहेगा आपका, एक आपकी मेंस एग्जाम होगा जिसको आपका रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें आपसे लिखित में एग्जाम होगा, और इसके बाद फिर इसका इंटरव्यू। STA वाले में तो इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन जो आपका DHO, ठीक है, या फिर ADO आने वाला है, हो सकता है इसके भी कुछ पोस्टर हैं। ADO है, एक है यानी कि DAO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसमें आपका इंटरव्यू भी रख देते हैं साथ में। ठीक है, तो हो सकता है इसकी भी चांसेस हैं आने के। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें भाई क्या है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और काफ़ी ज़ोरों से इस पर भी चर्चा हो रही है। बिहार में यानी कि BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आने की बात हो रही है। और एक जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी बात हो रही है प्लांट प्रोटेक्शन में काफ़ी सारे आने वाली हैं। जिन लोगों ने MSc जिनका हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर आप बिहार की BHO की बात करें, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है, इसमें भी फिर से कुछ आने की वैकेंसियों की बात हो रही है। इसमें क्या, इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, और आपका एक इंटरव्यू भी रहता है। इसके बेसिस पे आपको वहाँ पे जॉब मिलने की संभावना है। ठीक है, और एक बात और मैं बता देता हूँ एक्सपीरियंस के साथ कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ के जो एग्ज़ाम रहेंगे, यहाँ जिस लेवल का एग्रीकल्चर पूछा जाता है वो आपके सुंडा लेवल का रहता है, यानी कि जो नेमराज सुंडा है उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वैसा ही कुछ, यानी कि बेहद सिंपल। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है बट चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं कहूँगा कि जो मैं PYQ सीरीज़ चला रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, जो जिनका भी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है, स्पेशली अगर उनकी बात की जाए। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम बात करने वाले हैं भाई कि बिहार कोऑर्डिनेटर, इसका भी लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है, यानी कि इसका 4200 ग्रेड पे होने वाला है। और जो यहाँ पे ADO आने वाला है UP में, उसका भी ग्रेड पे 4200 है। ठीक है, तो इन दोनों वैकेंसियों की बहुत जोरों से लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और ये वैकेंसी अब तो आने का टाइम हो रहा है। और स्पेशली अगर UP के सिनेरियो में बात किया जाए, क्योंकि UP में क्या है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन की वजह से यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनसे ये बेहद इंपॉर्टेंट, उनके बहुत ही, यानी कि क्या ही बोला जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होना ही नहीं, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आपको बस पढ़ते रहना है, कहीं ना कहीं आपका सेट हो जाना। अगर आपका AGTA में नहीं हो रहा है, आपका शुगर केन में हो जाएगा, शुगर केन में नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपका ADO में हो जाए, ADO में नहीं हो रहा है आपका STA में हो सकता है, STA में नहीं हो रहा है आपके पास TGT आने वाली है,
पीजीटी आने वाली है, तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस एक काम करना है, क्या है वो है कि आपको पढ़ते रहना है, पढ़ना नहीं छोड़ना। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आप क्या बात हो रही है देखते हैं भाई। इसमें बात हो रही है, हाँ अब बात कर लेते हैं जिसका आप लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि भाई UPSSC AGTA कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार की अगर बात की जाए, जो आपका AGTA 2024, इसमें पूरे यूट्यूब पे क्या भाई, यूट्यूब पे पूरी तहलका मचा दी लोगों ने, पूरी तरीके से मार्केटिंग, और हर आदमी, हर एक चैनल वाला और टेलीग्राम पे भी हर आदमी चैलेंज कर रहा है कि ये जो कट ऑफ है इसके बाहर नहीं जाएगा। और इस तरीके से लोगों का माइंड वॉश किया गया। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स हैं जो मुझसे बात करते हैं, और 1-1.5 महीने तक ये ऐसा तांडव चला कट ऑफ का, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे जूनियर्स हैं या स्टूडेंट भी हैं जिनको पूरी तरीके से इंश्योर कर दिया गया कि जो कट ऑफ है वो 50+ जिसका भी है वो श्योर रहने वाला। हर कोचिंग सेंटर वाला यही बोल रहा था, और मुश्किल से 1 या 2 होंगे जो 50-52 ±2 कह रहे थे। पिछले बार की मैं बात कर रहा हूँ। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी बच्चे जिनके भी 52, 53, 54 नंबर थे, वो बच्चे बिल्कुल इंश्योर हो गए कि उनका तो होना ही होना है। यानी कि उनका एक तरीके से माइंड वॉश कह लें या उनका जो बिलीव कह लें, उसको इतना स्ट्रांग कर दिया इन लोगों ने, इतना स्ट्रांग कर दिया, जिसकी वजह से वो सब बिल्कुल इंश्योर थे और आगे के प्लान्स करने लगे कि भाई आगे हम क्या करने वाले हैं। ये तो नौकरी हमारी फिक्स हो गई, तो शादी और ऐसे ऐसे लंबे लंबे वो सपने देख रहे हैं, और ऐसा उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। और हुआ ये कि जब इसका क्या आया, जब ये इस कट ऑफ का, यानी कि जब फाइनल कट ऑफ आया UPSSC का, उसने क्या किया, उसने ऐसे लड़कों को बिल्कुल तोड़ दिया। क्योंकि जहां आपने ज़्यादा उम्मीदें कर ली हैं वहां आपको बिल्कुल चांसेस नहीं थे। और 9 अगस्त को पेपर लगा था, यानी कि जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आपका आया शायद 23 या 24 जून को आया था। ठीक है, तो और ये जो टाइम था, उस टाइम में बच्चे मेंटली इतने वीक हो गए, इतने परेशान हो गए भाई कि मेरा हुआ नहीं, उनको एक्सेप्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो ऐसी आप कोई किसी पे भी बिलीव मत करें। अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं या फिर आप बिलीव, आपकी चॉइस है। एक सिंपल बात समझें, आप जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, मैं भी बता रहा हूं, और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर आपको कट ऑफ भी बताई जा रही होगी। तो अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं तो इट्स योर चॉइस, आप चूज कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरी बात भी माने और आप चाहें उनकी भी बात माने जो आपको बता रहे हैं शायद कि 75+ या 80+ जाने वाले बच्चे सेफ हैं। आप चाहें तो उस बात पे भी जाके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और आप सोचते हैं हाँ भाई मेरा तो हो गया। आप अपने आप को, आप माने ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड आप बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं कि भाई 80 या 85 नंबर है, मेरा तो हो ही जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत करने का वो है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक होता है, आप कम मेहनत करते हैं। ठीक है, आप इसको माने। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, या जो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, चाहे किसी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, चाहे आप किसी टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी से कह ही नहीं सकता कि इतनी कट ऑफ जाएगी। और आप ऐसे लोगों पे कोई बिलीव भी ना करें, आप ऐसे लोगों से दूर रहें। ये किस तरीके से क्या करते हैं, बस अपने आप को थोड़ा सा लोगों से सहमति पाने के लिए या फिर कहें आप एक झूठा सपोर्ट पाने के लिए आपको गुमराह करते हैं। आप ऐसे लोगों से बचें प्लीज़। ठीक है, और कितनी क्या कट ऑफ जाने वाली आप इंतजार करें। और आप इस टाइम पे तो आप इन चीज़ों पे तो बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप फ्री हो, कोई काम नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं, तब आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब आपके लिए शुगर केन की वैकेंसी लगी है तब, और स्पेशली जब आपके लिए EDO आने वाला है, और स्पेशली जब आपको TGT आने वाला है, स्पेशली जब आपको PGT आने वाला है, जब आपको शुगर केन आने वाला है, सॉरी जब आपको क्या आने वाला है, STA आने वाला है, या फिर बिहार में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर आने वाला है, या फिर BHO आने वाला है। इतनी सारी वैकेंसियाँ जहाँ पे आपके पास हों, यानी कि आप बस चूज़ करिए। और सब में कमाल की चीज़ है कि ये सब एग्रीकल्चर ही पूछा जाएगा, बेसिक तो एग्रीकल्चर है। तो जहाँ पे आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी आने वाले ये 30-40 दिन है, इन 30-40 दिनों में हम अपना एग्रीकल्चर स्ट्रांग करेंगे, बस और बस। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो आप इस तरीके से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी बेहतर आपके रिजल्ट आने वाले होंगे। ठीक है, तो क्या करना भाई, तो आप कोई और अब बात कर लेते हैं कि एक बात क्लियर होगी, हमें एग्रीकल्चर स्ट्रांग करनी है, तो हमें ये बात भी समझनी होगी कि हमें अपनी एग्रीकल्चर स्ट्रांग कैसे करनी है, या हमें क्या किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या किस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सिनेरियो में बात करेंगे, ठीक है, तो एक बात आप पहले समझ लें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एग्रीकल्चर में क्या, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और एक आपके आते हैं फैक्ट बेसिस पे। ठीक है तो और एक और किस तरह क्वेश्चन आते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आपको ये समझना कि आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो आप चाहें तो सबसे बेहतर होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें
कि आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है। आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है या क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या वो रेंज है। तो सबसे बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, या फिर आपके पास कोई बुक हो, या फिर कोई और यूट्यूब चैनल पर हो, कहीं पे भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप कोशिश ये करें कि आप पहले PYQ 100% सॉल्व कर लें, या फिर आप एक बार पढ़ लें, या फिर आप ऐसे जब भी फ्री हो एक बार ऐसे 2-4 पन्ने पलट लें। सबसे बेहतर ये होगा। जब आप ये कर लेंगे फिर आप कॉन्सेप्ट, जब क्योंकि यहाँ जब आपकी सॉल्व कर रहे होंगे हो सकता है आपको आंसर पता चल जाए, लेकिन सेम टाइप के आपके मन में कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे, और उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए आप कहाँ जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बुकों को पकड़ें। जैसे कि अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, सुब्बा रेड्डी की है जो भी, ठीक है। या फिर अगर आप बात करें किसकी, एक्सटेंशन की बात करें तो, या फिर सॉइल साइंस की बात करें तो ऐसे जितनी भी उनकी टेक्स्ट बुक हैं आप उनको बात करें, आप उनकी बेसिक बुक से वो कॉन्सेप्ट ढूंढने का प्रयास करें। सिंपल। जब आप ये कर लें फिर इसके बाद जो फैक्चुअल आए, जैसे कुछ फैक्ट आ जाते हैं आपके एग्जाम में, उनको पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, उनके लिए बेहतर सबसे मुझे लगता है सुंडा है। आप सुंडा पढ़ लें, जो बेसिक है, सुंडा पढ़ लें, SR कांतवा पढ़ लें। ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन वो देंगे। अगर आप PYQ सीरीज जो मैं चला रहा हूँ अगर आपको बेहतर नहीं लग रही है तो उससे बेहतर है कि आप SR कांतवा पढ़ लें, या फिर और भी कोई बुक हो उसको पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपको अंदाजा लगे कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है। सिंपल। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तब शायद आपकी जो आप जिस एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, तब शायद आप कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पाएंगे कि हाँ भाई मेरा एग्रीकल्चर अभी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन, जो बातें की हैं, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और आपको कुछ भी मेरे से मदद चाहते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ किसी टॉपिक पे आप मुझसे अगर चाहते हैं। ठीक है, मैं हेल्प करूँगा चीज़ों को फाइंड आउट करने में। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।